सबसे पहले अभिषेक, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू विद शेपर। आज जो है हम बात करेंगे आपके करियर जर्नी के बारे में कि कैसे आपने अपना करियर की जो शुरुआत है वो बैंकिंग सेक्टर में की, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने एजुकेशन में क्या किया है, कैसे चूज़ किया आपने अपना एजुकेशन बीटेक जो भी आपने किया है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am. It's a pleasure for me to be on your platform and मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी टाइम बाद आपसे मिले, अच्छा लगा। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं करियर के बारे में, तो शुरुआत मैं 12th से करना चाहूँगा यदि आपकी परमिशन हो। हम्म। तो 12th से भी क्या है, जैसे 10th क्लियर करने के बाद मेरे पापा को मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहा है हमेशा से। मेरे से ज़्यादा मेरे पापा को रहा है। तो वो थोड़ी फ़नी सी बात भी है और थोड़ी मतलब आजकल के बच्चों को देख सुननी भी चाहिए कि उनको लगा कि अब सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो साइंस तो लेनी थी, उसमें कोई चॉइस, उसमें कोई चेंज नहीं था। अच्छा, साइंस तो आपको लेनी है, कॉमर्स की तरफ देखना नहीं है, साइंस लेनी है। इस साइंस में मेरे पापा गए, मैं उस समय मौसी के यहाँ शायद गया हुआ था, तो वो खुद ही मेरा एडमिशन कराने गए थे पीछे। तो वहाँ उन्होंने मेरे को सब्जेक्ट दिलाए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो कि पीसीएम होता ही है। फिर उन्होंने साथ में बोला कि नहीं, मैं इसको डॉक्टर बनाना है, तो इसको बायो भी दिलानी है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में बोला कि नहीं, इसको जब मैथ ले रहा है तो कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है। तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस के लिए भी अप्लाई कर दिया। वो वहाँ पे टीचर मेरे से वो कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा देखिए, बच्चे पे बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, कंप्यूटर साइंस हम दे भी नहीं सकते। इनको ऑप्शन में फिजिकल एजुकेशन लेनी पड़ेगी या कुछ और। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पापा ने मेरे को हमेशा पढ़ाया, तो कह रहे कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टरी के लिए पढ़ाना था उनको, ठीक है। तो फिर मैंने पढ़ाई करी, डॉक्टर के लिए पढ़ा और फिर मैंने 1 साल 12th कंप्लीट कर लिया। अच्छे मार्क्स से किया मैंने और बाय गॉड ग्रेस कि मैं अपने स्कूल में बायो का टॉपर भी था, ठीक है। तो पापा को और भी यकीन हो गया कि हाँ, अब तो डॉक्टर ही बनाना है। तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था दिल्ली। दिल्ली अपने मैंने देखा काफ़ी, मतलब फिर पता लगा कि स्कूल लाइफ़ से और ये जो मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं, काफ़ी डिफरेंस होता है। हमको इतना पढ़ाते नहीं है स्कूल में, जितना आपको अलग से पढ़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो मैंने 1 साल पढ़ के देखा, वो मेरा मन ही नहीं किया, मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया। लेकिन उससे पहले मैंने यूपीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। जब यूपीएस का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया, तो उस समय पापा ने मना कर दिया कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी मेरे को मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच मिल रही थी। पापा ने मना कर दिया कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम 1 साल कोचिंग करो। कोई बात नहीं, कोचिंग करी, छोड़ दिया। उसके बाद जो है फिर बोले, मैंने कहा नहीं पापा, मुझे इसी में जाना है। पापा बोले कि चलो ठीक है, अब जा रहे हो तो जाओ फिर, क्या कर सकते हैं। फिर आए, उन्होंने यूपीएस में एडमिशन कराया, मैकाट्रॉनिक ब्रांच भी मैंने चूज़ करी थी क्योंकि मेरे को उस समय काफ़ी, कहते हैं हमारे टाइम पे बहुत चलता था कि मैकेनिकल ब्रांच एक एवरलास्टिंग ब्रांच है, बहुत अच्छा उसमें करियर पाथ है हम्म। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक जुड़ जाएगा तो फ्यूचर ही फ्यूचर है। हाँ। तो ले लिया, उसमें मैकाट्रॉनिक्स करी। उसमें जाके फर्स्ट ईयर तो ठीक था, सेकंड ईयर में भी ठीक है। करियर पाथ अभी भी बहुत अच्छा है मैकाट्रॉनिक्स का, ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन करियर अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी नहीं है हमारे कंट्री में। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, मतलब कि किसी को हर्ट हो इस चीज़ को लेके, लेकिन हाँ, ये बोलेंगे कि आईटी का सेक्टर हमारे कंट्री में ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो जो है, जब देखा कि अब आपसे भी कोचिंग करी थी, ली थी कंप्यूटर साइंस की, तो था कंप्यूटर साइंस में है थोड़ा, इतना अच्छा भी हाथ नहीं है, ठीक-ठाक था। लेकिन जब लास्ट ईयर में प्लेसमेंट का टाइम आता है, तो उस समय एक कहते हैं ना, टैग मार्क लग जाते हैं कि ये आईटी स्टूडेंट्स हैं और ये मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, तो दे प्रेफर आईटी स्टूडेंट्स मोर। तो उसमें कई बार मेरा रिटेन तो क्वालीफाई हो जाता था, लेकिन इंटरव्यू में मेरे को वो इसी वजह से मना कर देते थे कि आप मैकेनिकल के हो, आप मैकाट्रॉनिक्स के हो। तो डायरेक्टली तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ, उनकी आवाज़ में लगता है कि कुछ डिफरेंस है। तो मेरा आईबीएम में था, तो मेरा रिटेन क्लियर हो गया था, उसमें मेरे को इंटरव्यू में बाहर। फिर इन्फोसिस के लिए भी अप्लाई किया था, इन्फोसिस के भी प्लेसमेंट में बैठा था, तो उसमें भी उन्होंने रिटेन क्लियर और वो बाहर हो गए इसमें। कोई नहीं, फिर ऐसे ही आ गए घर। तो कुछ नहीं, बैठे घर पे, तो फिर पापा बैंक में हैं ही। अब पापा को भी देखा है कैसा करियर पाथ उसमें है बैंक में, तो पापा कहते थे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे बैंक में जाना है। तो एक टाइम की बात है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा गया और मेरे को गेम खेलने का बहुत शौक है। वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक है, तो मैं ऑनलाइन गेमिंग करता था। ऑनलाइन गेमिंग करने के लिए आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसके लिए मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं था।
डेबिट कार्ड मैं गया वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे शायद असिस्टेंट मैनेजर थे, जॉइंट मैनेजर थे। मैंने उनसे बात की कि सर मेरे को ऐसे-ऐसे है, मेरे को फ्रांस कह रहा हूँ, मेरे को मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो उसके लिए मेरे को एक डेबिट कार्ड चाहिए। बोले तुम क्या करोगे? मैंने कहा सर गेम खेलूँगा। बोले अच्छा गेम खेलोगे? मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन वगैरह लिखवा के मेरा डेबिट कार्ड उन्होंने जल्दी मँगवाया। काफ़ी अच्छी मेरे को सर्विस लगी, तो मैंने प मम्मी से बोला आते हुए, "नहीं, मेरे को ना बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करनी है, बहुत अच्छी है और ब बढ़िया ब्रांच लगती है मेरे को और सर भी देखिए कितने आराम से बात करी उन्होंने, बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छा लगा।" मम्मी ने बोला, "ठीक है, अप्लाई कर देना।" अब इत्तेफ़ाक से क्या हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अपनी सेपरेट वैकेंसीज़ आने लगी अब। वो अच्छा। मणिपाल के थ्रू कराते हैं। हम्म। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, 2016 में अप्लाई किया था मैंने और मेरा सिलेक्शन हो गया था। मतलब मैंने 3 महीने तैयारी करी थी, जनवरी, फरवरी, मार्च में शायद पेपर था। मैंने एसबीआई के लिए और इसके लिए मैंने तैयारी करी थी। तो एसबीआई का मेरा प्री क्लियर हो गया था और फिर उसके बाद इसका एक ही एग्ज़ाम होता था। उस समय बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो मैंने उसको क्लियर हुआ और फिर एसबीआई का मेरा शायद मेंस का क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इसकी इंटरव्यू की कॉल आई थी मेरे पास। तो मेरा इंटरव्यू भी मेरा अच्छा हुआ काफ़ी। उन्होंने पूछा कि पापा के मतलब पापा बैंक में थे, तो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ही उसके बारे में। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू में मेरे को मतलब क्वेश्चन जो पूछे थे, मेरे को आते थे, तो मैंने दे दिए। तो ये था कि उस समय सिलेक्शन हो गया और फिर पापा भी खुश तो हुए थे, लेकिन आज भी कभी-कभी मज़ाक-मज़ाक में ताना मिल जाता है कि डॉक्टर बन जाता तो अच्छा रहता। तो यही है कि अब ऐसा भी नहीं है कि बीटेक किया तो उसके लिए उसका मतलब वो पूरा वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप मतलब एक प्रोफ़ेशनल डिग्री लेते हैं तो आपके अंदर एजुकेशन के साथ-साथ एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप हम्म। कैसे फेस करते हैं किसी सिचुएशन को। वो आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कर लेते हैं मोस्टली लोग, लेकिन एक मैं कॉमन पर्सन के हिसाब से बोलूँगा तो वो नहीं कर पाते। कहीं न कहीं उनका कम रह जाता है, या तो जीडी में रह जाता है या फिर इंटरव्यू में रह जाता है या रिटन में भी रह जाता है। तो यही है कि उसके बाद से फिर हमारी 9 महीने में मैं बैंगलोर में रहा, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई। वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद से फिर अब तो रेगुलर चल ही रहा है। यही है, शॉर्ट में तो यही है फिलहाल। ओके। ओके। सो अभिषेक, आपने पीसीएमबी, ठीक है, सब पढ़ा आपने, हाँ। राइट? कंप्यूटर साइंस भी पढ़ लिया, फिर फा मैकेट्रॉनिक्स भी। फिर एक हमारे में 6th ऑप्शनल भी होता था। 5th ऑप्शनल तो फिर मेरे को उन्होंने दिया था, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये हमारी मेन स्ट्रीम रहती है। मैथ्स मेरा ऑप्शनल में था और एक 6th ऑप्शनल में मैं आर्ट्स में अच्छा था, तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं फाइन आर्ट्स में भी चले जाओ, आर्ट्स तो अच्छी है ही। तो 6th ऑप्शन मुझे आर्ट्स में मिल गया था और उनके कहने के अनुसार मेरे उसमें मार्क्स भी अच्छे आए थे। तो 6 सब्जेक्ट थे टोटल मेरे पास। बट आपने मतलब प्रेशर को काफी अच्छे से हैंडल किया। हाँ, ये है, ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रेशर में काफ़ी हैंडल करा मैंने शुरू से ही। लेकिन सपोर्ट भी था, मम्मी-पापा सपोर्ट हमेशा करते थे, उन्होंने कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया किसी चीज़ को लेके कि इसमें मार्क्स कम क्यों है, इसमें मार्क्स ज़्यादा क्यों नहीं है। तो इस चीज़ को लेके मतलब फैमिली सपोर्ट अच्छा था, तो फिर प्रेशर तो हैंडल कर ही लेते हैं सब लोग। हम्म। लेकिन कभी आपको मतलब जब आप 12th में थे, आपने हुँ, आपके फादर ने ही आपको जो है गाइड किया, उन्होंने हुँ, सपोर्ट किया, राइट? हाँ, बट कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से गाइडेंस लेते, या कभी आपको उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे एक सपोर्ट करे, मुझे बताए, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे अंदर, कुछ आपके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे करियर से रिलेटेड, हुँ। राइट? सो कभी आपको उस टाइम पे ऐसा कुछ फील हुआ था? देखिए ऐसा है, मेरे जो घर में हैं ज़्यादातर लोग मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स में हैं हम्म। और या तो इंजीनियर हैं या बैंक में हैं और मोस्टली और वैसे यूपीएससी क्लियर भी करा है, कमिश्नर लेवल पे सब पे गए हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई ऐसा लग किसी से क्वेश्चन वगैरह ऐसे करने की ज़रूरत हो, क्योंकि मेरे को हर समय कोई ना कोई ज्ञान देता ही रहता था। हम्म। ये कर लो तो ऐसा है, ऐसे कर लोगे तो वैसा है। तो वो थोड़ा पॉज़िटिव रहा। प्लस आपका मतलब जब एक फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा हो जाता है कि सब लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो आप उस पे की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि आप बाहर कहीं से गाइडेंस ना लेने के बजाय घर में देखते हैं, कि हाँ, मेरे को ऐसा हो। तो फिर इसी वजह से था। अब उस समय इंजीनियर्स जो थे, आज से 5 साल पहले आप सोचोगे तो 5 साल पहले क्या 2011 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस समय 10 मोस्टली 11 इयर्स हो गए। उस समय इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि आप इंजीनियरिंग करो तो बहुत अच्छा है। जितने भी थे लोग वो
या तो मैकेनिकल इंजीनियर थे या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो मैकेनिकल इंजीनियर का तो वैसे भी काफ़ी उस समय रेपुटेशन होती थी, आज भी होती है, तो उस समय थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो था कि हाँ, बनना है, इंजीनियर बनना है तो मैकेनिकल बनना है। और पापा ने बोला डॉक्टर, तो मैंने कहा ठीक है बीडीएस बन जाएँगे। पापा ने कहा नहीं बीडीएस नहीं बनना है, एमबीबीएस ही करना है और वो लेना है, लखनऊ का केजीएमसी कॉलेज में लेना है उसमें। मैंने कहा ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और एक्चुअली क्या था मेरे जो कज़िन्स वग़ैरह थे तो उन्होंने क्वालीफ़ाई किया था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस उन्होंने इस मतलब कहते हैं ना इस लक्ष्य को लेके गए थे कि उनको डॉक्टर बनना है। हुँ, उन्होंने 4-5 साल इस चीज़ के लिए सिर्फ़ पढ़ाई करी थी ओके, डॉक्टर और मैंने जस्ट आफ्टर 12th स्टार्ट किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे लगता है कि अगर हाँ, मैं 2-3 साल अपनी लाइफ़ को उधर देता तो डॉक्टर भी बन सकता था। कोई ऐसा नया नहीं रहता। लेकिन मेरे को उस डॉक्टर की फ़ील्ड में जाना ही नहीं था। मेरे को जाना था टेक्निकल एरिया में कि हाँ, क्योंकि वो मेरा प्लस पॉइंट था। मैं कि हाँ, टेक्निकल चीज़ें जल्दी आसानी से समझ लेता हूँ, तो मुझे वैसे कोई परेशानी नहीं थी। तो बस इसी वजह से था, फिर बाद में पता लगा कि बैंक में तो अब जॉब तो करनी है, अल्टीमेटली जॉब करनी है। देखिए, चाहे कितना भी आपका पैशन हो, प्रोफ़ेशन हो, अल्टीमेटली आपको पैसे कमाने हैं, सब जानते हैं। घर चलेगा उसी से ही, आप चाहे पैशन, प्रोफ़ेशन को एक कर लो या अलग कर लो, अल्टीमेटली आपको रिज़ल्ट चाहिए। तो राइट, था कि बैंक में जाना है, क्योंकि अच्छी रेपुटेटेड जॉब तो है ही और एक बैंक की जॉब एक ऐसी होती है कि एक कॉमन पर्सन, एक मिडिल क्लास आदमी मेरी तरह जो स्टूडेंट है, वो अचीव कर सकता है। हर कोई यूपीएससी का क्लियर नहीं कर पाता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन एक बैंक की जॉब ऐसी होती है कि यस, कि एक नॉर्मल सा स्टूडेंट भी अगर थोड़ी मेहनत करता है, थोड़ी मतलब डेडिकेशन दिखाता है, तो वो क्लियर कर लेता है और वो एक ज़रिया होता है उसका कि अपने परिवार को एक एलीट क्लास में लेके जाना। हुँ, आप एक मिडिल क्लास से सीधे एलीट क्लास में जाते हैं, अगर आप एक बैंक का जॉब क्लियर कर लेते हैं कि हाँ, कि वो बैंक में काम करते हैं, एज़ अ ऑफ़िसर काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लोग थोड़ा रेपुटेशन देखते हैं और ये चीज़ भी मतलब लोगों को पसंद आती है। तो इसीलिए फिर सोचा कि बैंक का करियर है, उसके लिए बनाया जाए। बाकी तो डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं और लेकिन मेन चीज़ है पैरेंटल सपोर्ट बहुत होना चाहिए और वो मिला मेरे को, हर जगह से मिला। राइट, राइट। सो फाइनली आप एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे हैं। हाँ। सो बात करते हैं अब आपके करंट प्रोफ़ेशन की। वही आपका प्रोफ़ेशन है, वही आपकी वे ऑफ लिविंग है, हुँ। राइट? वही आपकी यस, एक पहचान है अभी, राइट? यस। सो बात करते हैं कि जो आपका प्रोफ़ेशन है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉइंट मैनेजर हैं, राइट? यस। सो अगर हम एक जॉइंट मैनेजर की बात करें तो वो क्या होता है? ठीक है, उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती देखिए जॉइंट मैनेजर जो होता है, जैसे एक ब्रांच होती है, एक आप एक ऑफ़िस लेके चलें, एक ऑफ़िस में एक हेड है, ठीक है? वो हेड का काम होता है सब मैनेज करना, डेलीगेट करना अपना काम और सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। इन केस कि अगर वो किसी काम में बिज़ी है या वो लीव पर है या वो किसी मीटिंग में है, तो जो उसका जो काम आता है पूरा, वो एक जॉइंट मैनेजर के ऊपर आता है, मतलब सेकंड इन कमांड। आप एक जॉइंट मैनेजर को सेकंड मैन वो बोल सकते हैं ब्रांच के अंदर। तो वैसे ही है अदरवाइज़ कि आप एक ऑफ़िसर हैं और जो आपका ड्यूटी वगैरह जिस असाइन होती है, आपके जॉब रोल्स होते हैं, वो चीज़ आपको करना होता है। तो मेरी ब्रांच में मतलब हम 3 लोग हैं, एक क्लेरिकल स्टाफ है, एक मैं हूँ और एक हमारे ब्रांच हेड हैं। तो उसी हिसाब से सेकंड मैन मैं आता हूँ। इससे पहले भी मैंने दूसरी ब्रांच इससे पहले पिछली ब्रांच में था, उसमें भी मैं सेकंड मैन ही था। तो मेरे तो करियर ही स्टार्टिंग ये इन्होंने जॉइंट मैनेजर से किया है। है? ओके। और अगर हम बात करें बैंकिंग प्रोफेशन की, हाँ। राइट? सो अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहता है तो उसको किस टाइप की क्वालिफिकेशन, किस टाइप का करियर पाथ चूज करना पड़ेगा कि आपको ये चीजें जो है ये आप एजुकेशन लीजिए, इस टाइप की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी और फिर आप जो है इसमें ये एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। तो कैसे बैंकिंग प्रोफेशन में आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं? देखिए बैंकिंग प्रोफ़ेशन में आना के लिए तो पहले आपके पास एक ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन कोई भी हो सकता है, आप एमए करें, बीए करें वो एमए तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, बीए करें, बीएससी करें, बीटेक करें, बट एक प्रोफ़ेशनल डिग्री रहती है जैसे बीटेक है या फिर कोई भी 4 ईयर का कोर्स होता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि बाय इन प्रमोशन वगैरह में थोड़ी हेल्प मिल जाती है उससे क्योंकि है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने स्ट्रेंथ एनालिसिस करना पड़ता है सब्जेक्ट्स के ऊपर क्योंकि बैंक में आने के लिए आपको एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश
जीके, तो ये आपके जो है इन सब सब्जेक्ट्स में आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अब तो पहले तो प्री मेंस होते नहीं थे, एक ही एग्ज़ाम होता था जिसमें 4 सेक्शन आते थे, 5 50-50 मार्क्स के इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग और कंप्यूटर साइंस सॉरी, कंप्यूटर साइंस भी अब आता है लेकिन पहले जीके आता था उसमें, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी क्वेश्चन्स आपके कुछ स्टैटिक पार्ट आता था, कुछ आपका डायनामिक आता था कि जो चल रहा है करंट में। तो इसमें क्या होता था कि स्टूडेंट्स अपने कुछ स्ट्रेंथ बना लेते थे कि जैसे किसी का मैथ वीक है, तो वो बताते थे कि मैं अपनी रीज़निंग अच्छी कर ली है कि मैं रीज़निंग में ज़्यादा स्कोर करूँगा और इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करूँगा तो मेरा कवर हो जाएगा। मोस्टली ऐसी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो मैं कर लूँगा। लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, अब इन्होंने पहले प्री कर दिया है कि पहले आपको इंग्लिश, मैथ और रीज़निंग का पेपर आता है। वो 1 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होता है, आपको क्लियर करना होता है वो 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, 35 का आपका मैथ्स और रीज़निंग आता है। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो इसके मार्क्स आपके लिए मैटर नहीं करते, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट में कुछ पकड़ इतनी लेनी पड़ती है कि मैं एटलीस्ट सेक्शन कट ऑफ तो कर ही लूँ, कि मान लीजिए मेरे मैथ्स मेरी बेकार है, बहुत अच्छी नहीं है, तो एटलीस्ट मैं उसमें कम से कम 4-5 मार्क्स या 10 मार्क्स तो ला सकूँ 30 में से कि मैं कट ऑफ हो जाए। फिर मैं बाकी 2 मार्क्स में स्कोरिंग कर लूँगा। तो आपको अपना थोड़ा स्ट्रेंथ देखना पड़ता है। प्लस आपको ये भी मान के चलना है कि आप के लिए इंटरव्यू में आएँगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे जो है आपके उसके मै बैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएँ या किसी वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपका जीके बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जनरल अवेयरनेस बहुत बेटर होना चाहिए आपके मतलब क्वेश्चन जो आपसे होते हैं, वहाँ पे जो डिसेक्शन होता है, वो काफ़ी एक्यूट होता है और वो बहुत अच्छी तरीके से लिया जाता है कि उसमें आपकी कहते हैं कि बॉडी पोज़ीशनिंग कैसी है, आपका मतलब किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपके मूवमेंट कैसे है आँखों का, आपके हाथों का, तो वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। लेकिन बैंकिंग में आने से पहले ये समझ लीजिए कि ये एक ऐज़ ए डिफ़िकल्ट जॉब है। तो केवल जैसे कि आप ये सोच के चल रहे हैं कि हो जाए सिलेक्शन तो बेटर है, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपके लिए इसको फ़ोकस में लेके चलना पड़ेगा तो ही बेटर है, वरना तो फिर सभी लोग झेल रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ वाले कई लोगों ने क्विट कर दिया, जॉइन होने के बाद भी क्विट करा है। एक मेरा फ्रेंड था शायद उसने तो एमबीए करने चला गया वो, उसने छोड़ दिया। ओके। और अगर हम बात करें नॉलेज की, तो हाँ, जैसे आपका प्रोफेशन जिस पोजीशन पे आप हैं, तो इंटरनली आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते होंगे, तो जैसे कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ये नॉलेज आपको जो है गेन करनी पड़ेगी। तो वो जैसे ट्रेनिंग पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड ऑल, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए जितना पॉसिबल होगा मैं बताता हूँ आपको, हम्म। क्योंकि सब चीज़ें तो नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन हाँ, जितना। मैं ये कह सकता है कि आपको पहली बात तो कस्टमर जो आता है आपके पास, जो भी एक आता है, उसकी आपको नीड समझनी चाहिए कि उसको क्या परेशानी है। उसकी परेशानी आपको समझनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एम्पैथी चाहिए। हम्म। आप उसको समझिए, वो परेशान होगा, आप पे चिल्लाता है, गुस्सा करता है, तो होता है कि हाँ, आप उसको समझिए, उसको क्या ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर को कभी पता नहीं रहता है कि उसको क्या ज़रूरत है। वो आके परेशान होता है, आपको कुछ बोलेगा, तो आप उसको समझिए, उसके बारे में जानिए कि उसकी क्या मोस्टली जो हमारा जो डे स्टार्ट रहता है कि हमारे रूरल ब्रांचेज़ है, तो कस्टमर्स आते हैं, वो गाँव के होते हैं, तो उनका केवल एक ही होता है कि पैसे निकालना, पैसे जमा करो। तो उनके उनको अंडरस्टैंड करना ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आपको उनको समझना क्योंकि वो आपसे जैसे हम आप आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, स्किल लेवल के, वो लोग नहीं होंगे, वो आपसे नहीं समझेंगे। तो आपको उनके हिसाब से अपने आप को मैनेज करके चलना पड़ता है, उनकी तरह बोलना पड़ता है। आप उनको ये बोलोगे शुरू में जाके गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो वो नहीं समझते। वो आप उनको बोलोगे राम, राम और कैसे हैं काका सब बढ़िया? तो वो बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो ये है कि आपको ना सबसे पहले अगर प्रोफ़ेशन में करना है तो आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है क्योंकि मोस्टली बैंक में आते तो लोग समझ नहीं पाते, खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, तो वो चीज़ आपको देखनी होती है। ओके। और इसके अलावा अगर स्किल्स की बात करें, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हैं वो एक मैनेजर के पास जो है वो होनी चाहिए। जैसे आपने कम्युनिकेशन स्किल की बात की, हाँ। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स होंगी जो आपको डेवलप करनी पड़ती है, जैसे कोई टेक्निकल स्किल्स भी हो सकती हैं, हुँ, राइट? जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, टारगेट है तो डेडलाइंस भी आपको जो है मीट करनी पड़ती हैं, तो वो कैसे करेंगे।
वो? देखिए, टेक्निकल स्किल्स तो आजकल सभी जॉब में चाहिए और इसमें भी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप डेली डे टू डे बेस पे अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो यू आर लैगिंग बिहाइंड हुँ, और वो अल्टीमेटली आपको अफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप सोच लें कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती तो मैं करूँगा नहीं, नहीं, आपको नहीं आती तो आपको सीखनी पड़ेगी और नहीं सीख पाते तो आप हेल्प लीजिए। अगर आपको जैसे कई सारी चीज़ होती है, हम लोग कंप्यूटर्स में हमारा वर्क रहता है, तो उसमें आपको टेक्निकलिटी नहीं पता है, तो आपको करनी है। हुँ, आपके अंदर कहते हैं ना, मैनेजेरियल क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ, मैं मैनेज करूँगा, मैं ये इतना काम उसे दूँगा और इतना काम मैं खुद करूँगा और जितनी जल्दी हो सके काम निपट जाए, हमको क्लियर उसको खत्म करना होता है, वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो इसमें जो है स्किल्स तो आपका टेक्निकल ज़्यादा होनी चाहिए, वोकल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैंने आपको बताया ही है, प्लस मैनेजेरियल स्किल्स भी आपको बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे-जैसे आप लेवल अप करते हैं, धीरे-धीरे आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपके पास वो भी होना चाहिए। स्टाफ मैनेजमेंट आपके लिए होना चाहिए कि हाँ, किस स्टाफ को कितना काम कैसे क्या देना है, वो सब आपके पास पता होना चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस अपने एरिया की, कैसा क्या चल रहा है, किस चीज़ का ऑर्डर आया है या फिर कौन-सी नई स्कीम आई है, इस चीज़ के आपके बारे में पता होना चाहिए। और बेसिक्स तो यही है, बाकी तो फिर जैसे कि आप एंटर करते हैं प्रोफ़ेशन में आपको पता लगता है। लेकिन हाँ, डे टू डे अपडेट आपको होना रहना चाहिए हर चीज़ के बारे में। ओके। और अब अगर हम बात करें आपके प्रोफ़ेशन की कुछ अच्छी चीज़ों की, तो क्योंकि कोई प्रोफ़ेशन है तो उसमें अच्छा तो हुँ, ऑब्वियसली है कि होता ही है। तो पॉज़िटिव्स की अगर बात करें आपके प्रोफ़ेशन की, तो क्या-क्या पॉज़िटिव्स हैं कि ये कुछ रीज़न्स हैं, इन रीज़न्स की वज़ह से आप जो है इस प्रोफ़ेशन में आपको ज़रूर आना चाहिए? देखिए पहले तो रीज़न मेरे फ़ादर ही हैं, वो थे प्रोफ़ेशन में और उनकी मैंने काफ़ी रिस्पेक्ट देखी है। बाहर ही नहीं, घर में भी विदिन द फैमिली, विदिन द क्लैन हमारे जितने भी सब लोग हैं, सारे सब जगह काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट है उनकी और बाहर भी लोग करते हैं, जब भी मिलते हैं मैं जाता था उनके साथ तो कहीं भी मिलते हैं तो कहते हैं कि आम भाषा में कहते हैं, "और मैनेजर साहब कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? इनका काम जल्दी कर दो।" ऐसा-वैसा, तो चलता रहता है ये सब चीज़ें। वही चीज़ आपको अब जब इस प्रोफ़ेशन में जाते हैं तो मैंने बोला ना कि आप अपनी फैमिली को एक एलीट क्लास में ले जाते हैं। हुँ, जो मतलब एक कॉमन आदमी जब इसमें जाता है तो उसे पता लगता है कि हाँ, कि मैं अब इस लेवल पे बैठने लायक हो गया हूँ। तो वही एक बैंक का एक सबसे कहते हैं ना एक एक ऐसे लेवल पे जॉब होती है जो कोई भी कर सकता है। तो इसकी ये अच्छी बात है कि आपको रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। लोग आपको मतलब आप उनसे अच्छा बिहेव करोगे ऑब्वियस सी बात है तो वो आपको पसंद करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। आपको कहीं पर कोई परेशानी हो जाती है इन केस कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक बार मेरी शायद कार वगैरह बंद हो गई थी, तो शायद उन्होंने भी कहीं पे वो दिख गए होंगे मेरे को कि अरे! महेश आपकी गाड़ी जा रही है, क्या हो गया? पूछा है, उन्होंने पूछा कि मैंने कैसे हो गया? तो उन्होंने हेल्प करवा दी कि वो जानते थे कि हाँ, तो एक रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। प्लस आपकी मतलब अगर आप इन इन द सेंस ऑफ मनी देखें तो यस एक डिसेंट सैलरी आपको मिलती है, आप अपना घर एक अच्छे से चला सकते हैं। तो ये पर्क्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं और आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसके बाद अगर आप कोई और प्रोफ़ेशन पकड़ना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब एक आपकी स्टेबल जॉब तो आ ही गई है। उसके बाद आप चाहें तो किसी यूपीएससी वगैरह के लिए तैयारी अगर इन केस करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई लोग करते हैं तो कर सकते हैं। ओके। और अगर इसमें जैसे करियर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें, तो हुँ, किस लेवल तक आप जो है जा सकते हैं? कहाँ से शुरुआत है? जैसे अभी आप जॉइंट मैनेजर से आपने अपनी हाँ। शुरुआत की, तो अभी आपके पास क्या-क्या आगे कितना ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है? देखिए इसमें क्या है ना कि आपके स्केल वाइज़ रहता है मोस्टली, स्केल 1, स्केल 2 तो एज़ अ स्केल 1 मैंने जॉइन किया है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको अगर आपका अच्छा मतलब रहा है तो 3 साल के विदिन 3 साल में आप प्रमोशन ले सकते हैं। आपका सब अच्छा रहता है तो। तो स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 तो मैंने ये देखा है कि जो क्लेरिकल लेवल से भी लोग उठ-उठ के काफ़ी हायर स्केल तक पहुँच जाते हैं। तो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा डेडिकेशन और अपना टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ग्रोथ तो अच्छी है इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें लिए तो मैं फुल पॉज़िटिव बोलूँगा कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ आपकी अच्छी है। आप इसमें हर 3 साल में बहुत मेहनत करिए, बिल्कुल अच्छे से रिज़ल्ट दीजिए, आप अच्छा टारगेट पूरा करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपके लिए बढ़िया है, बेटर रहेगा इसमें। राइट, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको उसका हाँ, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। रिज़ल्ट मिलेगा, हाँ, डेफ़िनिटली। राइट, कुछ लोग होते हैं कि एक बार एक चीज में चले जाते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं, बोले चलो बस मुझे इतना ही करना है, बट कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे बहुत आगे जाना है, तो वो अपना हार्ड वर्क करते हैं तो आगे तक पहुंच जाते हैं, तो इट वो ऑल डिपे डिपेंड्स। वो डिपेंड करता है आपकी एज पे। हाँ। जैसे कि अब 25 पे आपने जॉइन कर लिया, तो आपके पास पूरी अपॉर्च्युनिटी कि आप पूरे इंडिया घूमो, आप ट्रांसफर्स लो, कहाँ दूर-दूर तक जाओ,
सीखो, लोगों से मिलो और वहाँ का अपना करियर बनाओ, अपना एक पोर्टफ़ोलियो वैसा बनाओ कि हाँ, बेटर है। लेकिन जब आप एक बार सेटल हो जाते हैं, आपकी 40 प्लस एज होगी, 40 प्लस भी मैं यंग ही बोलूँगा, लेकिन अगर जैसे एक आप 45 से ऊपर पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद फिर सोचते हैं कि अब और ज़्यादा करियर ग्रोथ नहीं करनी है, अब मेरे को एक स्टेबल जगह चाहिए। हुँ, तो कि वो मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं प्रमोशन में बैठना कि क्या ही करना, अब तो सब हो ही गया है, हुँ, ज़्यादा कुछ तो वही है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जब तक लास्ट मोमेंट तक आप हमेशा आपको ट्राई करते रहना चाहिए क्योंकि ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। ग्रोथ रुकेगी तो आप फिर ल यो कहते हैं आप रुक जाओगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लाइफ़ तो चलती जा रही है ना, प्लस आजकल तो कहते हैं कि करियर भी बहुत फ़ास्ट होना चाहिए तभी है। राइट, राइट, राइट। और अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो चैलेंजेस तो होते ही होते हैं। तो अगर हम आपके प्रोफ़ेशन में कुछ चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़े-बड़े जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? और उसे कैसे हैंडल करेगा एक बंदा? चैलेंजेस तो फिर आप यही कह सकते हैं कि आप जब कभी बैंक में आते हैं तो मोस्टली आप सब लोगों को ये लगता है कि मेरा ट्रांसफ़र कहीं दूर ना हो जाए या मुझे पोस्टिंग कहीं और ना हो जाए। तो वो चैलेंज आपको फेस करना ही है और उसको भूल जाओ। वो होना ही होना है, इनेविटेबल है। इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। जब आप खुद देखिए हो कि मैं यहाँ मेरे को जैसे 3 साल में पिछली ब्रांच में था, तो वो रूरल ब्रांच थी, बिल्कुल एकदम प्योर रूरल थी। वहाँ मैंने काम किया और अभी भी मैं फिर रूरल में ही मेरे को नई पोस्टिंग मिली, तो वो भी रूरल में ही मिली है। तो ये एक चैलेंज होता है कि हाँ, आप गाँव में आपको रहना पड़ता है। तो इसका प्लस पॉइंट भी है कि आपको थोड़ा मतलब वाइड नॉलेज मिलती है और ये है कि चैलेंजेज़ ये है कि गाँव में जाना फिर आना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी पड़ जाती है। प्लस बैंकिंग जॉब में आपके ट्रांसफ़र भी काफ़ी दूर और हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि आज या कल कभी भी आ सकता है। कोई ऐसा वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आएगा कि आ ही जाएगा। तो वो चैलेंज है सबसे ज़्यादा, बाकी तो कोई चैलेंज नहीं है। आप एक बार बैंकिंग इंडस्ट्री में आएँगे तो आपको सब अच्छा-अच्छा लगता है। राइट। और जैसे अगर टाइमिंग की बात करें या फिर अब अगर किसी टारगेट जैसे होते हैं उनकी बात करें तो वो एक चैलेंज होता है। कभी स्ट्रेसफुल लाइफ जैसे कभी हाँ, होती है स्ट्रेसफुल लाइफ़ भी होती है, कभी-कभी टारगेट्स होते हैं जो बहुत अनअचीवेबल लगते हैं, लेकिन कभी आप उसको मतलब ऐसे प्रॉपर्ली डेलीगेट करोगे अपने स्टाफ के उसमें, तो अचीवेबल हो जाता है। आप कर सकते हो उसको, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे टारगेट आपको दिए जाएँगे जो आपसे अचीव नहीं होंगे, नहीं वो हो जाते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है और थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन ये तो सभी जॉब्स में है। राइट। और अगर अब हम आपके एक दिन की बात करें तो आपका दिन कैसा जाता है? हर दिन सेम होता है या अलग-अलग होता है? क्या-क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं? देखिए, हर दिन आप ये भी मैं इसका आंसर ये थोड़ा वैसे दूँगा कि हर दिन सेम भी होता है मेरे लिए और डिफरेंट भी होता है। अब थोड़ा आप ये समझेंगे कि कैसे हो जाएगा। सेम ये होता है कि रूटीन हमारा सेम पैटर्न फ़ॉलो होता है। सुबह हमको जाना है अपने और बाय 10 से स्टार्ट होती है, 10 बजे से आपकी बैंक खुलती है, आपका स्टार्ट होता है वहाँ से। लोगों का आना, जो एक आपका कोर बैंकिंग है, वो तो होनी है। लोग आएँगे, पैसे जमा करेंगे, पैसे निकालेंगे, अपनी कोई परेशानी लेके आएँगे, कुछ कहीं ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोबाइल नंबर बदलना या फिर उनको नया अकाउंट खुलवाना या नया लोन की बात करना, जो भी है, वो सब चीज़ें वो एक मोनोटोनस रहता है, वो आपको करना ही करना है। उसके अपार्ट भी आपके पास अलग टारगेट्स आते हैं कि आपको लोगों को कहीं विज़िट पे जाना है, कहीं इंस्पेक्शन पे जाना है। आपको आज यहाँ जाना है, लोगों को बताना है, समझाना है इस चीज़ को लेके या आज इंस्पेक्शन है इस चीज़ को लेके। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डिफरेंट होती हैं हर दिन, कि आज ये नहीं करना, आज वो करना है, कुछ कंप्लायंस का काम है वो करना है। तो बाकी तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, ये है कि मोनोटोनस लाइफ़ आपकी रहेगी हमेशा। न जो डिफरेंस आते हैं वो आपके आते हैं टारगेट्स को लेके कि आज ये टारगेट है तो आज ये करना है, आज वैसा टारगेट तो वो ओके। और अगर आप अपनी करियर जर्नी को एक लाइन में डिस्क्राइब करें, तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? अब अब करियर इतना बड़ा है तो फिर एक लाइन में तो हो भी नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को अपने करियर को लेके थोड़ा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि वेट करिए। आप प्रिपेयर करिए और एकदम मत भागिए कि मुझे कॉलेज से निकलते ही मुझे जॉब करनी है वरना मेरे को पीर प्रेशर एक होता है ना कि नहीं मेरे सारे दोस्तों की जॉब लगी, मेरी नहीं लग रही, बहुत मुश्किल है। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, तो ये नहीं सोचना है। आप प्रिपेयर करो, पहले सोचो करना क्या है? अल्टीमेटली आप फ़ोकस करो कि इसमें आपको देखना क्या चाहिए? तो मैं तो अपनी करियर का ये बताऊँगा कि मेरे पास तो 2 चीज़ें थी, एक पेशेंस और एक होप। मम्मी कहती हैं इंतज़ार करो, कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब
और उम्मीद उनके अंदर मुझसे ज़्यादा रहती है। तो दोनों चीज़ें के लिए तो पेशेंस और होप मैं मानूँगा कि हाँ, इतना करो, हो जाता है। आप प्रिपेयर करोगे तो सब ठीक है। मतलब अपने टाइम पीरियड के लिए आपको वेट करना चाहिए, उससे पहले आपको समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? अगर उनको जैसे एक बैंकिंग लाइन में आना ही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि उनको इसमें आना क्यों है? क्योंकि ये जॉब स्ट्रेसफुल भी है और इसके अपने पर्क्स भी हैं। आप एक अच्छे मतलब रेपुटेटेड जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो इसमें आपको प्रेशर मिलेगा ही। तो वो हैंडल करने की आदत भी मोस्टली सब लोगों में होती है। जब वो आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो होगी ही, लेकिन आपको अपनी सबसे पहले इन द कहते हैं ना टेक्निकल फील्ड में तो उनको सबसे पहले अपना एप्टीट्यूड बेटर करना चाहिए। क्योंकि कई लोग मैंने देखा था, एक मेरा दोस्त था, तो उसने जो है अपने एप्टीट्यूड की तैयारी ही नहीं करी, वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करता रहा कि मैं इंटरव्यू में ऐसा बोल दूँगा, मैं इंटरव्यू में ऐसा बोल दूँगा। और हुआ ये कि उसका इंटरव्यू के लिए भले ही मैं मानता हूँ अच्छी तैयारी हो गई होगी, लेकिन उसका एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं हुआ, तो इंटरव्यू में जाने का फ़ायदा ही क्या? तो एक डिसिप्लिन बना के रखें और एग्ज़ाम के बारे में पढ़ें। पहले एग्ज़ाम के बारे में पढ़ें, फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि किस टॉपिक का पेपर आने वाला है, क्या उसमें क्या कौन-कौन से टॉपिक्स होंगे। तो वो जिस चीज़ के लिए पढ़ के जाते हैं, वो मिलता ही नहीं है उसमें। एक अच्छा कोर्स जॉइन करें, जॉइन कोई भी कर सकते हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। जॉइन वो कैसे भी कर सकते हैं, घर पे बैठ के करना है तो घर पे बैठ के करें, मैंने तो घर पे किया था। उस समय यूट्यूब नया-नया चला था और नया-नया जियो आया था, तो सब कुछ फ्री-फ्री था, तो उस समय अच्छी खासी मैंने उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा लिया। तो यूट्यूब पे भी लोग अपने चैनल बनाते थे, तो उसपे मुझे अच्छी खासी नॉलेज मिलती थी जीए को लेके, तो वो उसके लिए मैंने तैयारी की। तो जैसे कि मैं बोलूँगा मेरा जो वीक पॉइंट है वो मैथ्स है, तो मैथ्स में इतनी पढ़ता था केवल जितनी मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। मैं उसमें ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। मुझे पता था कि हाँ, सिम्प्लिफिकेशन के इतने क्वेश्चन आएँगे, 5 आएँगे, वो मैं कर लूँगा, इसके इतने क्वेश्चन आएँगे, वो मैं कर लूँगा। तो मेरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कि 15 में से गलत भी होंगे तो 8, 9, 10, 10, 11 तक तो चले ही जाएँगे, कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही लूँगा। उसके बाद मैं अपना मेन फ़ोकस रखता था रीज़निंग के ऊपर, क्योंकि वो मेरा प्लस पॉइंट था और एक इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश को तो मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया है, उसको वो मेरी वीक थी पहले काफ़ी, लेकिन फिर मैंने इंग्लिश को लेके काफ़ी प्रिपेयर किया, तो उस चीज़ के लिए लेके मैंने काफ़ी प्लान किया। अब तो शायद काफ़ी टाइम हो गया मेरे को फिर एग्ज़ाम दिए हुए, तो काफ़ी चेंजेज़ हो गया होगा। तो मैं तो ये सबसे यूथ से ये बोलूँगा कि अगर आपको चाहिए एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए तो पहले आपको डेडिकेशन थोड़ा रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें लगती हैं कि हम फालतू में कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर उनको मैथ अगर उनका प्लस पॉइंट है, तो उसको और प्लस करने के लिए उनको 1 से लेके 50 तक की टेबल याद कर लो। तो वो कहेगा क्या मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं मेरे को कि मैं 50 तक की टेबल को याद करूँ, मुझसे कौन वहाँ पे टेबल पूछने वाला है। लेकिन वो हेल्प करती है, जब आपको टिप्स पे होती हैं चीज़ें ना, तो आप तुरंत कर पाते हो। वैसे इंग्लिश के रूल्स होते हैं, आप उससे पढ़िए। और रही बात इंटरव्यू को लेके, तो इंटरव्यू तो आपको जितना जनरल अवेयरनेस होगा, जितना आपका पॉजिटिव अप्रोच होगा, जितना आप कॉन्फिडेंस होंगे ना, इसमें आपकी एजुकेशन काम आती है। अगर आप मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है कि सही है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में गए होंगे, तो डेफ़िनिटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप किसी भी चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएँगे, टेक्निकैलिटी के साथ दे पाएँगे। वो इंटरव्यू तो अच्छा लगता है। इंटरव्यू जो है आपसे ये नहीं पूछता कि आप बैंक में आके क्या करोगे? उसे पता है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा तो वो मेरे को बना लेंगे बैंकर। वो अभी आप अपने आप को कैसे रिप्रेज़ेंट करते हो, वो चीज़ मैटर ज़्यादा करती है। तो यही है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और एक आपके पास कहते हैं ना एक अंदर कहते हैं एक आग होनी चाहिए कि हाँ, मुझे करनी है, तो बैंक की जॉब करनी है। क्यों करनी है वो भी पता होना चाहिए। बाकी तो फिर प्रिपरेशन होगी तो सब पता ही लग जाता है।